अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारा बेटा नया टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं? बेटा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जो कि इनिशियली जब पार्टीज उसको मेकअप करती हैं तो वो वैलिड होते हैं, लेकिन बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू डिफरेंट नेचर्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं। यानी जब पार्टीज करती है तो उस वक्त तो वो ठीक होते हैं, सही होते हैं, लेकिन हालात और वाकयात के तहत बाद में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड किया जाता है। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि शुरू से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो, आफ्टरवर्ड वॉइड हो। इब्तिदा से भी फ्रॉम द बिगनिंग वॉइड हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट जो आप लोगों ने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में जो हमारे पास पहली चीज आ रही है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, इन्हें जहां उसको कानून के तहत एक पार्टी दूसरी पार्टी पे केस नहीं कर सकती, सू नहीं कर सकती, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहेंगे? ठीक है जी, वॉइड एग्रीमेंट से आपके पास डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। बस आपको सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें पार्टीज एक दूसरे में मुकदमात ना कर सकती हैं, बिकॉज कानून की नजर में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वो वॉइड होंगे। अच्छा, एक चीज और चीज आ जाती है, कानून कहता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया और अगर वो कोलैटरल है तो क्या अगला कॉन्ट्रैक्ट उसके तहत वॉइड हो जाएगा? जी बिल्कुल वॉइड हो जाएगा। effect on agreement co-related to effect on agreement co-related to void agreement। यहाँ बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कोलैटरल जहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक या एग्रीमेंट का किसी दूसरे से हो। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है डेबिटर और क्रेडिट के दरमियान में, लेकिन चूंकि डेबिटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को गारंटी कौन देता है? क्रेडिटर को जो गारंटी देता है वो श्योरिटी देता है। तो अगर डेबिटर और क्रेडिटर के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसको कोलैटरल कौन है? वो है श्योरिटी। तो अगर डेबिटर और क्रेडिटर के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा तो ऑटोमेटिकली जो श्योरिटी है और उसका जो उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ क्रेडिटर से या फिर इसी तरीके से डेबिटर से, वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट किन किन केसेस में जो है वो डिक्लेयर होते हैं, तो वो ये आ रहे हैं। सच एग्रीमेंट्स आर लिस्टेड बिलो, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, जिसमें नंबर 1 आ रहा होगा एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट बाय और विद पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन व्हिच इज अनलॉफुल। इसके बाद नंबर 5 पे आपको नजर आ रहा होगा एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट व्हिच इज पार्टली अनलॉफुल। नंबर 6 पे आ रहा होगा एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। 7 पे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेजरिंग एग्रीमेंट। नंबर 9 में आपको नजर आ रहा होगा एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, अनसर्टेन एग्रीमेंट। और 12 पे आपको नजर आ रहा होगा बेसिकली एग्रीमेंट कंटीजेंट, ठीक है, ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास 13 14 है इनफैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट टू इंटर इनटू एग्रीमेंट इन फ्यूचर। ठीक है जी, uh, हम इसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है जी, देखते जाएंगे कि क्या क्या है हमारे पास। अच्छा जी, नंबर 1 जो बेटा आपको नजर आ रहा है एग्रीमेंट बाय और विद पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा ये 14 के 14 हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब में से हम इसमें से 10 to 11 ही पढ़ेंगे। ठीक है, 10 to 11 ही पढ़ेंगे, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को देखेंगे। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट बाय और विद पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने बताया कि देखिए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इब्तिदा से वैलिड नहीं होते, कुछ इब्तिदा से जो है वो वॉइड हो जाते हैं, कुछ वैलिड होते हैं, आफ्टरवर्ड वॉइड हो जाते हैं। तो पहले मैं वो बता रहा हूँ कि जो शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग ये अदालत की नज़र में, कोर्ट की नज़र में, लॉ की नज़र में वो वॉइड होते हैं, जो नंबर 1 नज़र आ रहा है। कानून कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं
कि जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर आप PS7 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपसे कोई कहा जाए कहता है कि यार आप लोग MBA में मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आपका आंसर होगा नो बिकॉज यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, आपको तो स्टिल एक सेमेस्टर बाकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों एग्रीमेंट, इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जैसे आप इनकॉम्पिटेंट है, वैसे कुछ लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें नंबर 1 आ जाता है माइनर। माइनर बेटा एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। 18 साल से जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र कम है, लेस देन 18 ईयर्स के जितने भी लोग हैं, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। वो तमाम लोग जिनको अदालत ने डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किए, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो, कॉर्पोरेशन हो, या कोई पर्सन हो, या जो जेल के सलाखों के पीछे हो, जो अपनी सजाएं काट रहा हो, तो आप इनके साथ भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास तीसरा एक और क्वेश्चन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं अनसाउंड। अनसाउंड कहते हैं जिसका जहनी तवाज़ुन सही नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे किसी का जहनी तवाज़ुन खराब है, हो सकता है उससे ड्रग्स बहुत ज़्यादा लिए हो, ठीक है, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा जो है उसने कि ये नशे की हालत में प्रॉपर माइंड उसका वर्किंग नहीं कर रहा, तो कानून की नज़र में जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। अब देखिए ये इब्तिदा से क्या होंगे, ये वॉइड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 1 के बाद आपके पास नंबर 2 आ रहा है, एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। म्यूचुअल मिस्टेक्स का मतलब ये है, देखिए कि जहां पर दोनों पार्टीज की तरफ से कोई गलती हो, ठीक है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज दो पार्टीज एक ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में दोनों को नॉलेज नहीं होती, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि यार मेरा शिप जो है वो दुबई से आने वाला है, ठीक है, और इसमें से ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, लेट्स सपोज मोबाइल भी है, लैपटॉप्स भी हैं, ये पूरा एक कंटेनर मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट होकर मैं वो आपको दूंगा। आप कहते हो कि फाइन ठीक है। अब वो शिप रास्ते में ही डूब चुका है, उसको आग लग गई है, इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम, तो ये हमारी मिस्टेक हुई। हम एक ऐसी चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं है, जिसका वजूद ही खत्म हो चुका है। तो कानून कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हो रिगार्डिंग टू फैक्ट, तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो गया। ये अगेन नंबर 2 एग्जांपल आ गई कि इब्तिदा से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वो वॉइड था, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आई होप दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरा है एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ का मतलब ये है कि अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लेकिन उस पर जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है वो लेट्स सपोज चाइना का लॉ हो रहा है या यूपी का लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, और आपको उस लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो कानून कह रहे हैं हम डीम टू बी एज्यूम ऐसा करेंगे कि अगर किसी फॉरेन लॉ से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके उसके बारे में पार्टीज को नॉलेज नहीं है, तो फिर ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। बिकॉज अगर हाँ डोमेस्टिक लॉ लगता, आपका अपना कंट्री का लॉ लगता, पाकिस्तान का लॉ लगता, अगर उसमें मिस्टेक हो जाती तो कानून कहता है कि फिर वो वॉइड नहीं, तो वो वैलिड होता, बिकॉज वहाँ हम एज्यूम करेंगे पाकिस्तानी लॉ के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है। हर मुल्क का अपना एक लॉ होता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी और पाकिस्तानी लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर कानून कहता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो फॉरेन लॉ से रिलेटेड था, उसमें कोई गलती हुई, तो कानून कहता है वो वर्ड हम ये समझेंगे कि दोनों को नॉलेज नहीं है, ठीक है बेटा। फोर्थ है एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन विच इज अनलॉफुल। कंसिडरेशन का मतलब होता है गिव एंड टेक, रेसिप्रोसिटी, बार्गेनिंग, यानी जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उनके दरमियान में क्या होना चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए। अब यहाँ पे जो गिव एंड टेक हो रहा है वो कानून कह रहे हैं कि वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं आपसे गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, तो उस गाड़ी आप मुझे गाड़ी देंगे, मैं उसके बदले में आपको पैसे दूंगा, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, ठीक है। और कंसिडरेशन इज वन ऑफ एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कोई प्लॉट बाई कर रहा हूँ, तो आप मुझे प्लॉट देंगे, मैं आपको पैसा दूंगा। इसी तरीके से
अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को फीस पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले आपको अपने सर्विस चार्जेस पे कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी मोबाइल कंपनी का जो है वो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं, वो आपको नेटवर्क यूज़ करने के लिए जो है वो दे रहे हैं। तो ये गिव एंड टेक होता है। ये जितने भी मैंने 3-4 एग्जांपल बताई यहाँ पे बेटा, ये सारी लॉफुल थे गिव एंड टेक। लेकिन समटाइम्स कानून कहता है कि जी अगर आपने ऐसी चीज़ की जो कि अनलॉफुल था, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कि सपोज करें कि अगर आपसे कोई शख्स ये कहता है कि यार फलाने का जो है आप मर्डर कर दें और मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। उससे आपसे पैसे भी ले लियो, मर्डर भी नहीं किया, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। हालांकि आप कहेंगे जी मैंने दिया, मैंने अपनी तरफ से काम किया, लेकिन इससे तरीके से काम नहीं किया, तो इसलिए उसको अपना काम करे। तो कानून कहता है कि भाई ये जो गिव एंड टेक हुआ ना, ये अनलॉफुल है। मैं अगर आपको आपसे कहूँ कि यार आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टिकट लेते हैं और वो आपको नहीं ले जाती आपके डेस्टिनेशन तक, जाहिर सी बात आप उस पर केस कर सकते हैं, ये लॉफुल है, बिकॉज आपने अगर पैसा दे दिया तो उनको आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक काम कर रहा है और अगला जो है अपनी ड्यूटी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, यानी आपने तो दिया पैसा लेकिन उसने अगर वो मर्डर नहीं किया, तो उसका मतलब है आप केस नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या है, जो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या है, वो अनलॉफुल है। इसी तरीके से अगर आपसे किसी ने कहा यार मैं आपको जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब दिलवा दूंगा, आप मुझे 20 लाख पे कर दें, आपने कहा कि फाइन 10 लाख, अभी 10 लाख जो है वो जॉब के बाद पे मिलने के बाद, उससे कहा ठीक है डन, 10 लाख ले लिए उससे और आपको जॉब भी दिलवा दी। अब जॉब मिलने के बाद आप जो है वो उसको 10 लाख पे नहीं कर रहे, क्या वो आप पे केस कर सकता है? नो, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट था वो आपका ब्राइबरी था, ब्राइबरी पे डिपेंड करते हुए आपको जॉब मिली, आपने और लोगों का वहां पे राइट मारा, ठीक है जी। तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होना चाहिए, वो लॉफुल होने चाहिए, वो अनलॉफुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? अच्छा जी। एग्रीमेंट मेड, जो आपके पास स्विफ्ट है, एग्रीमेंट द कंसल्टेशन और ऑब्जेक्ट विच इज पार्टली अनलॉफुल। लेट्स सपोज अगर जो है आप किसी का कोई जो है वो घर रेंट पे लेते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ घर रेंट पे दिया गया हुआ है, क्लियर। अब उस एग्रीमेंट में वो ये कहता है कि यार ठीक है, ये घर का रेंट तो मैं आपको पे करूंगा, बट ये ऊपर की जो आपकी ये जो छत है, जो फ्लोर है, ये भी मुझे दे दें, बिकॉज मैं आपको जो है लेट्स उस घर का रेंट अगर 30,000 है, तो मैं आपको 70,000 दूंगा अगर आप ये मुझे ऊपर की छत दे देंगे। और वो छत वो आपको बताता है कि जी मैं यहाँ पर गैम्बलिंग के लिए, जुआ वगैरह या और सट्टाबाजी वगैरह, मतलब गैर कानूनी काम, इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज करूंगा या ड्रग्स के लिए यूज करूंगा, तो आपकी तो ओके फाइन, जबरदस्त। अब वो क्या करता है, आपको 30,000 देता है, बाकी जो है 40,000 नहीं पे करता। अब कानून कहता है कि आप जो केस कर सकते, अच्छा लेट्स सपोज वो पूरी अमाउंट ही नहीं देता आपको ना, 70,000 ही नहीं देता, क्यों ले लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। अब जब वो 70,000 ही नहीं देता और आप पूरे 70,000 के लिए केस कर देते हैं, तो कानून कहता है कि देखिए जो ऑब्जेक्ट था ना, वो पार्टली आपका जो अनलॉफुल था, वो कौन सा, वो आपका फ्लोर जो ऊपर छत थी, ठीक है, फ्लोर, ठीक है, वो आपको नहीं देगा, बिकॉज वो अनलॉफुल है। लेकिन जो 30,000 आपको घर का रेंट का तय हुआ, वो आप उससे ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो हमने यहाँ सीखा कि समटाइम्स अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो कि एक एग्रीमेंट हुआ है और इसी एग्रीमेंट में एक चीज लॉफुल है और उसका पार्टली अनलॉफुल है, और अगर कोई शख्स उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता, ब्रेक कर देता है, तो सिर्फ आप जो लॉफुल चीज है उसके लिए इंटाइटल्ड होंगे, अनलॉफुल के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो अनलॉफुल चीज होगी वो इब्तिदाई कानून की नजर में क्या होगी, वो वॉइड होगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो 4 पॉइंट में भी यही था कि मर्डर वाला वो भी इब्तिदा से वॉइड था, और जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो पार्टली वैलिड था, पार्टली वॉइड था, ठीक है। जो वॉइड क्यों हुआ, बिकॉज वो अनलॉफुल था। हेडिंग नंबर 6 में कह रहा है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। कानून कहता है कि समटाइम्स कुछ लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जो इब्तिदा से वॉइड होते हैं, बिकॉज उनके दरमियान में कंसिडरेशन नहीं होती। अभी मैंने कहा कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जब भी पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उनके दरमियान में क्या होना चाहिए बेटा, गिव एंड टेक होना चाहिए, उनके दरमियान में कंसिडरेशन
होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, सपोज करें अगर एक पर्सन आपसे कहता है कि यार मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूँ, ठीक है जी, वादा कर लेता, आपसे प्रॉमिस कर लेता, अच्छा जी 10 लाख देंगे। अब 10 लाख जो देंगे, वो जो टाइम पीरियड आता है वो 10 लाख नहीं देता, क्या आप उस पर केस कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज कानून कहेगा भाई 10 लाख वो दे रहे हैं, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, कुछ कंसिडरेशन हो रही है? तो ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता। ठीक है, तो जब वो आपको कुछ नहीं देता तो कानून के तो फिर आप उस पर केस भी नहीं कर सकते। हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बड़े बड़े जलसों में आते हैं कि जी मैं फलाना फलाना चैरिटी को जो है फलाना फलाना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूँ, वादा करता हूँ। स्पीच खत्म हो जाती है, 1 हफ्ता गुजर जाता है, वो चैरिटी वाले जब जाते हैं कि सर आपने तो प्रॉमिस किया, वो तो सिर्फ अपने आप को मैंने पॉपुलर करने के लिए प्रॉमिस किया था, बट कोई मैं 1 करोड़ रुपए नहीं देगा। क्या वो चैरिटी वाले कर सकते हैं कि ना उसने प्रॉमिस किए हैं? तो कानून कहते हैं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये शख्स 1 करोड़ का वादा कर रहा है, चैरिटी वाले उसके बदले में क्या दे? तो कानून कहता है कि जब गिव एंड टेक नहीं होगा, दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ नहीं आएगा, एक पार्टी अगर दे रही है दूसरी नहीं दे रही, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। ठीक है, एग्रीमेंट इन डिस्ट्रीट ऑफ ट्रेड। अच्छा, कानून कहता है कि हर एक शख्स को ट्रेड करने की इजाजत है, तिजारत करने की, बिजनेस करने का उसका राइट है। लेकिन अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि जहां पर आप अगली पार्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि यार तुम ट्रेड नहीं करोगे। देखिए एक चीज आती है, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि गुडविल, गुडविल एक अलग चीज है। लेट सपोज अगर मैं आपसे ये बात करूं कि प्रैक्टिकल सेंटर वाले आदम जी को कहते हैं कि पूरे कराची से अपने जो है वो कैंपसेस को वाइंड अप करते हैं, शट डाउन करते हैं, और आदम जी की गुडविल परचेज कर लेते हैं। ठीक है जी, अब आदम जी को कौन चला रहा है? प्रैक्टिकल सेंटर वाले चला रहे हैं। वो लोग जो पहले आदम जी को चला रहे हैं, जो आदम जी के रियल ऑनर थे, क्या वो आदम जी के नाम से पूरे कराची में आदम जी की कोई ब्रांच, कोई कैंपस खोल सकते हैं? तो आंसर होगा नो, बिकॉज गुडविल ऑलरेडी सेल कर दी है अपने, और आपने गुडविल के पैसे लिए, अकाउंट्स में आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन कानून कहता है कि जहां आपने गुडविल के बगैर ही कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ट्रेड करने पे, तो फिर हम उसको वैलिड नहीं समझेंगे। अब इस एग्जांपल को यूँ ले लेते हैं कि प्रैक्टिकल सेंटर वाले आदम जी से कहते हैं कि भाई पूरे कराची से अपना बिजनेस वाइंड अप करो, शट डाउन करो, और एक हैंडसम अमाउंट आदम जी को दे देते हैं। आदम जी वाले वो अमाउंट लेने के बाद पता चला 1 साल के बाद नर्सरी पे और डिफरेंट जगहों पर अपने कैंपसेस खोल देते हैं। क्या आदम जी पे प्रैक्टिकल वाले केस कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, बिकॉज आपने उनको बिजनेस करने से रोक रहे हैं, ट्रेड करने से रोक रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल पसंद बहुत पॉपुलर है ठीक है कराची में। दिल पसंद वाले क्या करते हैं कि ब्लू रिबन बेकरी को या खालिद स्वीट्स को ले लेते हैं। खालिद स्वीट्स को कहता है कि जी आप पूरे कराची से अपनी जितनी भी आपकी ब्रांचेस है उसको पॉइंट अप कर दें। खालिद स्वीट्स वाले जो है वो पैसे ले लेते हैं, कंपटीशन खत्म कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या लगाया, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब होता ये है बेटा कि 1 साल के बाद ही खालिद स्वीट्स वाले डिफरेंट जगहों पे, गुलिस्तानी जौहर में, गुलशन इकबाल में अपनी ब्रांचेस खोलना शुरू कर देते हैं नर्सरी पे। तो क्या दिल पसंद वाले उन पे केस कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, बिकॉज आपने गुडविल परचेज नहीं की, आप रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 7, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड लगा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हुई? जल्दी से देख लो बेटा इसको। मैं थोड़ा सा ब्रेक इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे लेक्चर को बार बार सुने, बिकॉज वो कंफ्यूज होते रहेंगे।
अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, वेजिंग एग्रीमेंट्स बेसिकली ऐसे एग्रीमेंट्स को कहते हैं कि जहां पर दो पार्टीज आपस में किसी चीज के लिए शर्त लगाते हैं। तो कानून कहता है कि ऐसे तमाम एग्रीमेंट जहां पर आप शर्त लगाएंगे किसी चीज के लिए, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट्स भी हो सकते हैं, तो कानून कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स इन द आइज ऑफ लॉ क्या हो जाएंगे, वो वॉइड होंगे। ठीक है, इसको और डिटेल में मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, ये देखिए, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन अंडर विच मनी और मनी वर्थ इज पेबल, मनी और मनी वर्थ इज पेबल, यानी पैसों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर और अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, यानी दो पार्टीज जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए और अनसर्टेन इवेंट्स के लिए कि यार ये काम हो भी सकता और ये काम नहीं भी हो सकता, कानून कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। ठीक है, लेट सपोज कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यार पाकिस्तान और इंडिया का मैच कल नहीं होगा बिकॉज बारिश हो जाएगी। ठीक है जी, अब बारिश होना ये एक अनसर्टेन इवेंट्स है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, आप कहते हैं कि अगर बारिश हो गई तो मैं आपको 10 लाख दूंगा। मैं कहता हूँ कि अगर बारिश, आपने कहा कि बारिश होगी, और देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं कि बारिश, पाकिस्तान की टीम तो आपको पता है ना वैसे आगे चलती जाती है, दुआओं पे चल रही होती है। अगर अगर पाकिस्तान, अगर बारिश हो जाती है तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जब दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा तो पाकिस्तान का जो पॉइंट स्कोरिंग टेबल है वो ज्यादा हो जाएगा इंडिया से, पाकिस्तान किस पे चला जाएगा, क्या कहते हैं, आगे फाइनल मैच पे खिलाड़ी से कुछ चला जाता है। अब हमारी इसी बात पे जो है वो शर्त लग जाती है। आप कहते हैं कि कल बारिश नहीं होगी, मैं कहता हूँ कल बारिश होगी। मैं कहता हूँ अगर कल बारिश होगी तो आप मुझे 10 लाख पे करेंगे, और आप कहते हैं कल बारिश नहीं होगी तो किसी आप पे करेंगे, ओके फाइन ठीक है। तो ये जो बारिश का होना या ना होना ये एक अनसर्टेन इवेंट्स है। तो कानून कहता है कि जिसमें मनी या मनी वर्थ से पेएबल आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अनसर्टेन इवेंट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कानून की नज़र में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत, कोई जो है वो हैसियत नहीं है, कोई स्टेटस नहीं होगा, और वो एग्रीमेंट्स इब्तिदा से क्या होंगे, वॉइड होंगे। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा जी, आप लोगों ने सिर्फ ये डेफिनेशन कर दी, नीचे नीचे की चीज छोड़ दीजिए कि आप लोग इसके बस में सिर्फ एक डेफिनेशन यहाँ तक पढ़ लें। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लें, बाकी इसको जो है नहीं पढ़े, एग्जाम्पल्स को नीचे की एग्जाम्पल्स ना पढ़ें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बेटा। उसके बाद आपके साथ हैं। अच्छा जी, इसके बाद है बेटा एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी, कानून कहता है कि मुकदमा करना, केस करना हर एक शख्स का राइट है। ठीक है जी, अगर आप किसी को से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार तुम फलां के खिलाफ जो है वो केस नहीं करोगे, और उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में उसने उसके खिलाफ केस कर दिया, और अदालत में आप उसको स्टैम्प पेपर ले जाते हैं कि सर देखिए इसने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये उस पार्टी के खिलाफ केस नहीं करेगा, तो कानून कहता है कि ये जस्ट लाइक ट्रेड, जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हैं, तो लीगल प्रोसीडिंग में भी आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। चाहे उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं होगी, वो इब्तिदा से ही क्या होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है, वो जब चाहे केस कर सकता है, चाहे उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया बट उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा आ जाता है
एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, ठीक है। अगर आप किसी को रोकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो मैरिज ऐसा है कि जिसमें हमें इस्लाम ने भी मना किया और कानून और शरीयत ने भी मना किया कि जी आप इनसे शादी नहीं कर सकते। और दूसरा जो है वो अगर आप किसी को रोकते हैं किसी शादी से तो कानून कहता है ये उसका राइट बनता है। लेट सपोज अगर एक शख्स है, वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है जी। और ऑलरेडी मैरिड होने के बाद वो दूसरी शादी करना चाह रहा है। उसकी मिसेज को पता चलता है, मिसेज फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। मिसेज को कहते हैं कि ये 10 लाख रुपए ले लो और तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। वो कहते हैं ठीक है फाइन। 10 लाख लेने के बाद वो दूसरी शादी भी कर लेता है और 10 लाख का वलीमा कर लेता है जो पैसे ले। क्या हम इस पर केस कर सकते हैं कि जी इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था? तो आंसर होगा नो। बिकॉज जो एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो वॉइड है। बिकॉज उसका उसका राइट है। इस्लाम में 4 शादी जायज है, वो तो दूसरी की दो का ऑप्शन और है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स मतलब ये है कि जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उनका मीटिंग ऑफ माइंड सेम होना चाहिए, ठीक है जी। मीटिंग ऑफ माइंड अगर सेम नहीं है तो कानून कहता है फिर उनके दरमियान में अनसर्टेनिटी पाई गई है। सपोज करें कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार आपका सुपर हाईवे पे आपने एक नया जो है वो पेट्रोल पंप जो है वो खोला है, ठीक है जी। आपको पता चलता है कि यार परसों स्ट्राइक है। अ, आपके जो है वो थोड़ा ऑयल की शॉर्टेज हो गई। आप क्या करते हैं, शेल की कंपनी को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि जी मुझे 2 टैंकर चाहिए ऑयल के। वो कहते हैं ओके ठीक है सर, पहुंच जाएंगे। आज शाम में टैंकर पहुंचते हैं ऑयल के। अब आपने जो ऑयल था वो उसको बताया नहीं, आइडेंटिफाई नहीं किया, अनसर्टेनिटी थी। वो समझा पेट्रोल चाहिए, आप आपके माइंड में डीजल था बिकॉज सुपर हाईवे पे तो हैवी ट्रैफिक चलती है। तो अब आप लेने से इनकार कर रहे हैं तो कानून कहता है कि ये आपको और उसके दरमियान में अगर ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये वॉइड था, इब्तिदा से वॉइड था। क्यों वॉइड? इसलिए था बेटा क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड सेम नहीं था। उसके माइंड में पेट्रोल चल रहा है, आपके माइंड में डीजल चल रहा है। क्लियर हो गया? तो कानून कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड सेम होना चाहिए। अगर मीटिंग ऑफ माइंड सेम है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मीटिंग ऑफ माइंड सेम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट्स ऐसे होते हैं कि बेटा कि लेट्स सपोज अगर कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जी मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं फलाने शख्स को जो है वो जिंदा कर दूंगा, जो उसकी बीमारी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो कानून कहते हैं कि ऐसी चीजें जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट से रिलेटेड तो क्या होते हैं, वो अच्छा वो वॉइड होंगी और उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली 13 और 14 को छोड़ दीजिएगा, ये तकरीबन सेम ही आ जाता है, उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो एग्रीमेंट कंटीजेंट और इम्पॉसिबल है। अच्छा, कंटीजेंट का एक चीज और मैं बता दूं, कंटीजेंट भी बेटा एक किस्म की शर्त लगाने को कहते हैं, ठीक है। शर्त का मतलब टू डू और नॉट टू डू, डज हैपनिंग और डू नॉट हैपनिंग, यानी किसी चीज का हो जाना, किसी चीज का नहीं होना, किसी चीज से मना करना या किसी चीज से नहीं मना करना। तो कानून कहता है कि अगर इस चीज से बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल इवेंट्स से है, ठीक है, तो कानून कहता है फिर ये भी क्या होगा, इन द आइज ऑफ लॉ वो वैलिड नहीं होंगे, वो वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। तो ये आपको मैंने डिटेल में समझा दिया कि बेटा एग्रीमेंट्स वॉइड कब होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है वो नंबर है हमारा, आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं जो जो आपकी प्रॉब्लम बिजनेस नाव में आ रही है। अगर आप कुछ इस पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए,
ये बेटा वो था एग्रीमेंट एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, और ये इसकी एक्सेप्शंस पे आ गए। ठीक है जी, सेल ऑफ गुडविल मैंने आपको कहा था कि ये फिर वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। बट अगर गुडविल के बगैर अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो फिर इन द आइज ऑफ लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड होंगे। एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा अगर आपको समझ में आ रही है। सेल्स ऑफ गुडविल को भी बेटा पढ़ लीजिएगा जरा आप। ठीक है students, तो आज के लिए इतना, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।